हेलो दोस्तों, इस वीडियो में साइंस प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। यह वीडियो बिहार शिक्षक भर्ती 2024 के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 111 से। कहता है, प्रसिद्ध शांति के लिए परमाणु भाषण किसने दिया था? तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ई ऑप्शन। तो देखिए, डी आइजन हावर ने प्रसिद्ध शांति के लिए परमाणु भाषण दिया था। दिसंबर 1953 में 34वें संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति ने शांति के लिए परमाणु नामक एक प्रसिद्ध भाषण दिया। भाषण में परमाणु रिएक्टरों के माध्यम से बिजली के उत्पादन का वर्णन किया था। इसमें यह भी कहा गया कि एटमस एटमस बिजली का एक सुरक्षित, स्वच्छ और भरोसेमंद स्रोत प्रदान करेगा। अब देखिए, परमाणु बम परमाणु विखंडन के सिद्धांत पर आधारित है। पहला परमाणु बम अमेरिका की एक टीम ने बनाया था, जिसका नेतृत्व जो है सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने किया था। ठीक है, परमाणु बम जो है एक परमाणु हथियार है जो बड़े पैमाने पर विस्फोट करने के लिए परमाणु विखंडन की घटना का उपयोग करते हैं, जो एक बड़े क्षेत्र में भारी शारीरिक क्षति करना जो है कारण बनता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में ध्वनि प्रदूषण नियम एवं नियंत्रण नियम की स्थापना कब हुई? तो 112 का होगा ए ऑप्शन। तो देखिए, भारत में ध्वनि प्रदूषण नियम एवं नियंत्रण जो है नियम 2000 में स्थापित जो है किए गए। कहता है, ये नियम या कानून आधिकारिक राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू हैं। ठीक है, और भारत में कुछ प्रदूषण अधिनियम जो है इस प्रकार है, जैसे देखिए, जल जल प्रदूषण अधिनियम यानी जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1974, वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1977, वन संरक्षण अधिनियम 1980, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, राष्ट्रीय पर्यावरण न्यायाधिकरण अधिनियम 1995, खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन एवं हैंडलिंग नियम ठीक है, ये है जुलाई 1989। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 113 है कि ऊर्जा पिरामिड में ऊर्जा स्थानांतरण किस प्रकार होता है? इसका राइट आंसर होगा बी, यानी पिरामिड के नीचे से ऊपर तक। ऊर्जा पिरामिड में ऊर्जा स्थानांतरण पिरामिड के नीचे से ऊपर तक होता है। ठीक है, किसी पारिस्थितिकी तंत्र के लिए ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य है। ठीक है, जब एक जीव दूसरे जीव को खाता है तो ऊर्जा और पोषक तत्व पारित हो जाते हैं। आमतौर पर उपभोक्ताओं की तुलना में उत्पादकों की संख्या अधिक होती है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 114। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन कार्बनिक यौगिकों का वर्ग नहीं है? इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा बी ऑप्शन, यानी इलेक्ट्रो यौगिक। क्या होगा? इलेक्ट्रो यौगिक। ठीक है, तो इलेक्ट्रो यौगिक जो है ये कार्बनिक यौगिकों का एक वर्ग नहीं है। ठीक है, कार्बनिक यौगिकों के वर्ग वे हैं जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जैसे कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं? शामिल होते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 115 है कि निम्नलिखित में से किस रासायनिक बंधन का वर्णन जो है कोशेल और लुईस ने किया था? 115 का होगा डी ऑप्शन। तो देखिए, आयनिक बंधन और सह संयोजक बंधन का वर्णन कोशेल और लुईस ने किया था। आयनिक और सह संयोजक बंधन दोनों परमाणुओं की इलेक्ट्रॉनों के स्थिर विन्यास को प्राप्त करने की प्रवृत्ति से उत्पन्न होते हैं। परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से बनने वाले बंधन को आयनिक बंधन कहा जाता है। ठीक है, आयनिक बंधन और सहसंयोजक बंधन उनकी संरचना और गुणों में क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो है नेक्स्ट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बम जो है कैलोरीमीटर का उपयोग जो है किसके कैलोरी मान को निर्धारित करने के लिए किया जाता है? 116 का होगा बी, ठोस और गैसीय ईंधन। तो बम जो है कैलोरीमीटर द्वारा जो है ठोस और गैस दोनों ईंधन का कैलोरी मान निर्धारित कर सकते हैं। ठीक है,
अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 117। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त होने पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के आयतन में 2:1 का सरल अनुपात है। इसे किस नियम द्वारा समझा जाता है? 117 का होगा बी, यानी गे लुसाक का गैसीय आयतन का नियम। तो संयुक्त होने पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के आयतन में 2:1 का सरल अनुपात होता है। ठीक है, इसे गे लुसाक का गैसीय आयतन के नियम द्वारा समझा जाता है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 118। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 118। देखिए क्वेश्चन नंबर 118 है, क्वेश्चन नंबर 118 है कि निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक गुण नहीं हो सकती हैं? 118 का होगा सी ऑप्शन, यानी संरचना। संरचना जो है भौतिक गुण नहीं हो सकता है। ठीक है, संरचना एक रासायनिक गुण है, क्योंकि किसी यौगिक की संरचना को केवल उसे देखकर नहीं निर्धारित कर सकते हैं। रासायनिक गुणों का पता लगाने के लिए कुछ रासायनिक परीक्षण होते हैं। ठीक है, गंध, रंग और घनत्व भौतिक गुण है, क्योंकि इसे देखकर ही पता लगाया जा सकता है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं। अब देखिए भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में कुछ अंतर देख लेते हैं। देखिए जब किसी पदार्थ में भौतिक परिवर्तन होता है तो उसके अणुओं के पुनर्व्यवस्थित होने के बावजूद उसकी संरचना वही रहती है। और देखिए रासायनिक परिवर्तन में जब किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होता है तो उसकी आणविक संरचना पूरी तरह से बदल जाती है, और इस प्रकार रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण जो है शामिल जो है होता है। ठीक है, भौतिक परिवर्तन एक अस्थायी परिवर्तन है, जबकि रासायनिक परिवर्तन एक अस्थायी परिवर्तन है। ठीक है, अब देखिए कि भौतिक जो परिवर्तन होता है केवल भौतिक गुणों अर्थात आकृति, साइज आदि को प्रभावित करता है, लेकिन जो रासायनिक पदार्थ की संरचना सहित उसके भौतिक और रासायनिक दोनों गुणों को बदल देता है। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 119। 119 है, यदि अमोनिया के एक मूल में वाई संख्या में कण होते हैं तो ग्लूकोज के एक मूल में कितने कण जो है होते हैं? ठीक है, कितने कण होते हैं? तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा सी ऑप्शन, यानी वाई। यदि अमोनिया के एक मोल में वाई संख्या में कण होते हैं तो ग्लूकोज के एक मोल में वाई कण ही होंगे। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। ठीक है, सी ऑप्शन क्या होगा? तो राइट होगा। ठीक है, अब देखिए कि एक मोल अमोनिया NH3, ठीक है, ये होगा आपको 17 ग्राम के बराबर, यानी 6.022 गुने 10⁻23 अणु के बराबर। ठीक है, अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 120। देखिए क्वेश्चन नंबर 120 है, क्लोरीन परमाणु में 5वीं कक्षा और हीलियम परमाणु में 3री कक्षा की परमाणु त्रिज्या का अनुपात क्या है? तो देखिए 120 का जो राइट आंसर होने वाला है ये हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कितना है? तो 50 और 153। ठीक है, 50 और 153। तो क्लोरीन और परमाणु में 5वीं कक्षा और हीलियम परमाणु में 3री कक्षा की परमाणु त्रिज्या का अनुपात कितना होगा? तो ये हो जाएगा 50:153। ठीक है, 50 अनुपात कितना हो जाएगा? तो 153। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 121 है कि 3D संक्रमण श्रृंखला किससे शुरू होती है और किस पर समाप्त होती है? तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, स्केडियम जिंक। तो 3D संक्रमण श्रृंखला स्केडियम से शुरू होती है और जिंक पर समाप्त होती है। स्केडियम की परमाणु संख्या 21 एवं जिंक की परमाणु संख्या 30 है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 122। ये क्वेश्चन नंबर 122 है कि निम्नलिखित में से कौन सा अणु हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बंधन बना सकता है? तो 122 का होगा बी, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन अणु हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बंधन बना सकता है। ठीक है, हाइड्रोजन बंध के कारण ध्रुवीय यौगिक पानी में क्या होते हैं? घुल जाते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 123। क्वेश्चन नंबर 123 है कि सहसंयोजक बंधन की ताकत कक्षाओं के ओवरलैपिंग से किस प्रकार संबंधित है? तो 123 का होगा सी,
यानी तो देखिए सहसंयोजक बंधन की ताकत कक्षाओं के ओवरलैपिंग पर निर्भर करता है। ठीक है, क्या करता है? तो निर्भर करता है। अब देखिए वैलेंस बैंड सिद्धांत की अवधारणा के अनुसार परमाणु कक्षाओं के आंशिक विलय को ओवरलैपिंग के रूप में जो है जाना जाता है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 124। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 124 है कि सल्फोनिक एसिड को छोड़कर सभी कार्बनिक अम्ल किस प्रकार के इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं? तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ए ऑप्शन, यानी क्या होते हैं? कमजोर। ठीक है, तो देखिए सल्फोनिक एसिड को छोड़कर सभी कार्बनिक अम्ल जो है ये कमजोर इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स जो जलीय घोल में कुछ सीमा तक अलग हो जाते हैं उन्हें कमजोर इलेक्ट्रोलाइट्स कहा जाता है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है नेक्स्ट, यानी 125 है कि निम्नलिखित में से किसका पीएच मान 7 से अधिक है? तो ई ऑप्शन। तो देखिए किसी भी दिए गए विकल्प में पीएच जो है 7 से अधिक नहीं है। और रक्त प्लाज्मा एक क्षारक है, इसका पीएच जो है 7 से अधिक है। ठीक है, 7 से क्या है? तो अधिक है। अब देखिए एसिड का पीएच हमेशा 7 से नीचे होता है, वहीं क्षार का पीएच 7 से ऊपर होता है, जबकि उदासीन यौगिक का पीएच कितना होता है? 7 होता है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर इससे पहले देख लेते हैं। देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका जो पीएच होता है ये 0.0 होता है और यह अम्ल है। ठीक है, बैटरी का जो होता है बैटरी यानी H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, इसका पीएच मान 1.0 होता है। अमाशय रस का जो पीएच मान होता है ये 1.2 होता है। नींबू का जो होता है ये 2.2 होता है। सिरका का 2.8 होता है। सेब का 3.0 होता है। अंडा का 7.8 होता है। बेकिंग सोडा का यानी सोडियम बाइकार्बोनेट का 8.3 होता है। ठीक है, मैग्नीशिया का टूथ, इसका जो होता है 10.5। अमोनिया का 11.0। चूना यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का होता है 12.4। सोडियम हाइड्रोक्साइड का होता है 14.0। क्वेश्चन नंबर 126। देखिए क्वेश्चन नंबर 126 है कि ये जो अभिक्रिया है यानी Cu2++Zn Cu+Zn+2 की ऑक्सीकरण जो अर्थ अभिक्रिया क्या है? 126 का होगा ए ऑप्शन। ठीक है, क्या होगा? ए ऑप्शन। ठीक है, तो ऑक्सीकरण एक परमाणु आयन या अणु द्वारा इलेक्ट्रॉनों की हानि है। इसे डी इलेक्ट्रिनेशन के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 127 है कि हैलोजन की प्रतिक्रियाशीलता के क्रम के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? 127 का होगा ए ऑप्शन। तो हैलोजन की प्रतिक्रियाशीलता के संबंध में सही कथन है कि फ्लोरीन की प्रतिक्रियाशीलता ब्रोमीन की तुलना में क्या होता है? अधिक होता है। ठीक है, क्या होता है? तो अधिक होता है। हैलोजन की प्रतिक्रियाशीलता समूह में नीचे की ओर क्रम जो होता है ये होता है कि ए टी लेस देन आई लेस देन वी आर लेस देन सी एल लेस देन एफ। ठीक है, अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 128। देखिए क्वेश्चन नंबर 128 है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली डीडीटी कीटनाशक से जो है प्रभावित होती हैं? 128 का होगा ए तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र डीडीटी कीटनाशक से प्रभावित होते हैं। ठीक है, अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यानी 129। देखिए क्वेश्चन नंबर 129 है कि कौन सा आवास जीवाणुओं का घर नहीं है? तो इसका ए ऑप्शन आसूत जल। आसूत जल जो है जीवाणुओं का घर नहीं है। आसूत जल पानी का एक शुद्ध रूप है जिसमें बैक्टीरिया नहीं, ठीक है, बैक्टीरिया नहीं या नगण्य मात्रा में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 130। देखिए क्वेश्चन नंबर 130 है कि हैलोजन सॉरी हेपरीन निम्न में किसका एक उदाहरण है? 130 का ए ऑप्शन। तो देखिए हेपरीन जो है ग्लाइकोसाइमिनोग्लाइकन का एक उदाहरण है। ठीक है, और पॉलीसेकेराइड की एक अधिक जटिल संरचना ग्लाइकोसामिनोग्लाइकन है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 131 है कि एक गुण का युग्म विकल्पी के पृथक्करण का दूसरे गुण का
पर युग्म विकल्पी के पृथक्करण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यह खाली स्थान पर आधारित है। 131 का होगा सी, यानी मेंडल का स्वतंत्र वर्गीकरण का नियम। ठीक है, देखिए मेंडल के मेंडल ने 3 नियम दिए थे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 132 है कि राइबोजाइम निम्न में क्या है। देखिए राइबोजाइम निम्न में क्या है, तो बी ऑप्शन, यह एक एंजाइम है। राइबोजाइम आरएनए एंजाइम है, यह उत्प्रेरक गतिविधि प्रदर्शित करते हैं। राइबोजाइम आरएनए अनुवांशिक वाहक के रूप में कार्य नहीं करते हैं, बल्कि एक संरचनात्मक कार्य करते हैं। ठीक है, अब है 133 की निम्नलिखित में से कौन सा C3 पौधे का उदाहरण है। 133 का सी ऑप्शन, गेहूं। ठीक है, तो गेहूं C3 पौधे का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 134। देखिए 134 है, स्तनधारी कोशिका में आरएनए का सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला प्रकार कौन सा है। 134 का होगा ए ऑप्शन, यानी आरएनए। स्तनधारी कोशिका में आरएनए सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला एक प्रकार है। ठीक है, 135 है कि कोडन के महत्व को किसने विस्तार से बताया था। तो 135 का होगा ए, जॉर्ज गोमन ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 136 देखिए। क्वेश्चन नंबर 136 है कि निम्नलिखित में से कौन सी संरचना मनुष्यों में रक्त को एक दिशा में प्रवाहित करती रहती है। 136 का होगा ई ऑप्शन। ठीक है, क्या होगा, ई ऑप्शन। ठीक है, तो वॉल्व संरचना मनुष्यों में रक्त की जो एक रक्तता को एक दिशा में प्रवाहित करती रहती है। ठीक है, हृदय में कक्षा में विभिन्न वॉल्व स्थित होते हैं। 137 का जो देखिए, कौन सी स्वाद कलिका मानव जीभ के पार्श्व भाग पर मौजूद रहती है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ई ऑप्शन। ठीक है, तो खट्टा स्वाद कलिका जो है मानव जीभ के पार्श्व भाग पर मौजूद होती है। जीभ स्वाद कलिकाओं से बनी होती है। प्रत्येक स्वाद कलिका में 50 से 100 स्वादग्राही कोशिकाएं होती है। स्वाद के 4 मूल प्रकार है, एक तो मीठा, नमकीन, खट्टा और कड़वा। ठीक है, जीभ के मध्य भाग में कुछ स्वाद कलिकाएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 138। देखिए क्वेश्चन नंबर 138 है कि ऑर्निथिन चक्र में कौन सा अपशिष्ट रक्त से हटा दिया जाता है। 138 का सी, यानी अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 139 है। क्वेश्चन नंबर 139 कि एक ऑटो इम्यून बीमारी जहां शरीर की अपनी एंटीबॉडीज थायराइड की कोशिकाओं पर हमला करती हैं, उसे क्या कहा जाता है। तो उसे कहा जाता है होशीमोटो रोग। ठीक है, 139 का क्या होगा, ए ऑप्शन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 140 है कि 2 सदिशों को जोड़ने से प्राप्त सदिश को खाली स्थान कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो परिणामी सदिश कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, परिणामी सदिश। तो परिणामी सदिश वह सदिश है जो 2 सदिशों को जोड़ने या घटाने से प्राप्त होता है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं कि 2 परिणामी वेक्टर की गणना या तो ग्राफिकल विधि या विश्लेषणात्मक विधि का उपयोग करके की जा सकती है। 141। देखिए क्वेश्चन नंबर 141 है कि 100 ग्राम द्रव्यमान की एक गेंद 11 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग के साथ जमीन से 30 डिग्री कोण पर प्रक्षेपित की जाती है। गुरुत्वाकर्षण के कारण स्मॉल जी, यानी त्वरण स्मॉल जी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। प्राप्त अधिकतम ऊंचाई क्या है। तो देखिए प्रक्षेप की महत्तम ऊंचाई जो होगा, ये होगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। ठीक है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, यानी 11 का स्क्वायर, ठीक है, इंटू साइन स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है, अब बाय 2g, यानी 2 गुने 10। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, सॉल्व करेंगे तो आएगा 1.5 मीटर। ठीक है, 1.5 यानी ए ऑप्शन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 142 कहता है कि अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में ऊपर या नीचे को कैसे परिभाषित करते हैं। तो 142 का राइट आंसर होगा ए, अंतरिक्ष में कोई ऊपर या नीचे नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 143 कहता है ध्रुवीय उपग्रहों का उपयोग पृथ्वी की सतह की उच्च रिजोल्यूशन इमेजिंग के लिए क्यों किया जाता है। 143 का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। क्या होगा, सी ऑप्शन, यानी वे
वे सतह के करीब होते हैं पृथ्वी के और विशाल क्षेत्रों को बहुत तेजी से कवर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 144 कहता है कि डिग्री सी और डिग्री एफ में तापमान के बीच ग्राफ के लिए खींची गई रेखा ढलान क्या है। तो 144 का यदि देखें 144 का राइट आंसर क्या है, तो 144 का है बी ऑप्शन। क्या है, बी ऑप्शन 5/9। ठीक है, क्या है 5/9। ठीक है, अब देखिए जैसे मान लीजिए ये है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है, और ये है -17.78, ठीक है, डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इसका जो स्लोप हो जाएगा ये हो जाएगा आपको स्लोप क्या होगा, ये हो जाएगा 5/9 हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर देखिए 145। क्वेश्चन नंबर 145 है कि निम्न में से कौन सी जो है सही कथन है। 145 का सी ऑप्शन, पानी सभी 3 चरण में मौजूद रह सकता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन 143 144 कहता है विद्युत चुम्बकीय तरंगे निम्नलिखित में से किस प्रकार की मानी जाती हैं। ठीक है, ये विद्युत चुम्बकीय तरंगे किस प्रकार की, तो अनुप्रस्थ। तो विद्युत चुम्बकीय तरंगे विद्युत और चुम्बकीय क्षेत्र की अनुप्रस्थ गति से बनती हैं। ठीक है, इस प्रकार उन्हें अनुप्रस्थ तरंग कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट 147 है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी आवश्यक शर्त है। 147 का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, यानी सघन माध्यम में आपतन कोण दोनों माध्यमों के क्रांतिक कोण से अधिक होनी चाहिए। ठीक है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक शर्त है सघन माध्यम में आपतन कोण दोनों माध्यम के जो है क्रांतिक कोण से अधिक होने। 148 देखिए 148 है कि परम शून्य पर SI निम्नलिखित में से किसके रूप में कार्य करता है। 148 का होगा सी, इंसुलेटर के रूप में। ठीक है, किसके रूप में, इंसुलेटर के रूप में कार्य करता है। 149 है कि किस में न्यूट्रॉन अनुपात सबसे अधिक है, तो सी ऑप्शन। ठीक है, 92U235। ठीक है, इसमें न्यूट्रॉन जो है क्या है, न्यूट्रॉन अनुपात जो है सर्वाधिक है। ठीक है, क्या है, तो सर्वाधिक है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो है ये जो है इसमें जो है एन का मान कितना होगा, 143 होगा न्यूट्रॉन। ठीक है, और ये प्रोटॉन कितना 92, तो N/P क्या होगा 143/93। ठीक है, अनुपात का रहा न्यूट्रॉन अनुपात, तो N/P न्यूट्रॉन बाय प्रोटॉन क्या होगा 143 बट्टा में ये होगा 93। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 1.55। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 150 है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन है। 150 का ए देखिए, तो बीटा किरणें कैथोड किरणों के समान होती हैं। बीटा किरणें कैथोड किरणों की समान होती है, यह कथन क्या है, सत्य है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।